आइए आज भारत के संवैधानिक विकास की उस 174 साल लंबी कहानी में चलते हैं, जो एक ट्रेडिंग कंपनी के राज से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की नींव तक जाती है। तो इस पूरे सफर को हम 4 बड़े पड़ावों में देख सकते हैं। शुरुआत होती है 1773 से, जब पहली बार कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश हुई, और ये कहानी खत्म होती है 1935 के उस कानून पर जो हमारे अपने संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट बना। हम इस सफर को 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले कंपनी से क्राउन तक का शासन, फिर भारतीयों को सरकार में शामिल करने की नीति, उसके बाद जिम्मेदार सरकार की शुरुआत और आखिर में आज़ादी की ओर बढ़े अंतिम संवैधानिक कदम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दौर से। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश संसद ने पहली बार उस शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की, जो तब तक एक बेकाबू ताकत बन चुकी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, अब एक विशाल साम्राज्य चला रही थी। लेकिन इसका प्रशासन भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, और हालत ये हो गई थी कि कंपनी खुद दिवालिया होने के कगार पर थी। अब ब्रिटिश संसद के लिए दखल देना मजबूरी बन गया था। तो इसी संकट से निपटने के लिए 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। ये भारत में कंपनी के मामलों को काबू में करने के लिए ब्रिटिश सरकार का पहला बड़ा कदम था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, लेकिन उनकी शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए एक काउंसिल भी बनाई गई। मकसद था कि शक्ति का संतुलन बना रहे। अब रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, और इसने एक बहुत ही अनोखा सिस्टम बनाया जिसे डबल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार कहते हैं। इसने कंपनी के डायरेक्टर्स सिर्फ व्यापारिक मामले देखते थे, जबकि एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था, सारे राजनीतिक और सैनिक मामलों को कंट्रोल करता था। और फिर आता है साल 1858। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। 1857 की क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आ गया। ये एक युग का अंत था। तो कंपनी राज खत्म हुआ और क्राउन का शासन शुरू हुआ। अब यहाँ से ब्रिटिश पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आइए देखते हैं कि वो क्या था। देखिए, 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को एक बात तो सिखा दी थी कि भारतीयों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके उन पर शासन नहीं किया जा सकता। जैसा कि सर बार्टले फ्रेरे ने 1861 में कहा था, ये एक खतरनाक प्रयोग था। इस नई सोच के पीछे जो फिलॉसफी थी, उसे बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म या उदार निरंकुशता कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब ये था कि भारतीयों को शासन में शामिल तो करो, लेकिन लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि राज को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए। असली पावर अभी भी पूरी तरह से अंग्रेजों के ही हाथ में रहनी थी। इसी सहयोग की नीति को अमल में लाने के लिए पहला कदम था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। पहली बार वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया गया। ये एक बहुत छोटा कदम था, लेकिन भागीदारी की दिशा में एक नई शुरुआत जरूर थी। इसके करीब 30 साल बाद 1892 का एक्ट आया, जो एक और बड़ा कदम था। इसमें न सिर्फ भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ी, बल्कि एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था भी शुरू हुई। और सबसे जरूरी बात ये कि अब भारतीय प्रतिनिधि बजट पर बहस कर सकते थे और सरकार से सवाल पूछ सकते थे। ये एक बहुत बड़ी पावर थी। अब हम कहानी के एक और अहम दौर में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पहली बार जिम्मेदार सरकार या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आइडिया सामने आया, भले ही बहुत ही लिमिटेड तरीके से। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों ने परिषदों का दायरा तो बढ़ाया, लेकिन साथ ही एक ऐसा बदलाव भी किया जिसका असर भारत के भविष्य पर बहुत बहुत गहरा पड़ा। ये था अलग निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट, जिसकी शुरुआत मुसलमानों के लिए की गई। अब देखिए, ये चार्ट बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। भले ही काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन असली पावर का खेल देखिए। 37 सरकारी सदस्यों के मुकाबले सिर्फ 32 गैर सरकारी सदस्य थे। मतलब अंग्रेजों ने पक्का कर लिया था कि ऑफिशियल मेंबर्स का बहुमत हमेशा बना रहे और अंतिम फैसला उन्हीं का हो। 1919 के सुधारों का जो सबसे अहम और सच कहूं तो सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा था,
वो था एक नया सिस्टम जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहा गया। ये असल में प्रांतों में पावर शेयरिंग का एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था। तो ये डायरकी काम कैसे करती थी? देखिए, सरकार के कामकाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पुलिस, न्याय और फाइनेंस जैसे सारे जरूरी विभाग अंग्रेजों ने रिजर्व्ड यानी अपने पास रखे, और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कम जरूरी विभाग भारतीय मंत्रियों को ट्रांसफर्ड यानी सौंप दिए। मतलब जिम्मेदारी दी, लेकिन असली ताकत अपने ही हाथ में रखी। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत में आज़ादी की मांग बहुत तेज हो चुकी थी और संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया और भी ज्यादा जटिल हो गई थी। तो 1919 के कानून की समीक्षा के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी, बल्कि कहें तो एक जानलेवा गलती थी। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। आप सोच सकते हैं कि इसका क्या रिएक्शन हुआ होगा। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों के साथ जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन कमीशन को एक करारा जवाब देने के लिए भारत की सभी पार्टियों ने मिलकर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की। ये असल में भारतीयों की तरफ से अपने देश का संविधान बनाने की पहली ठोस कोशिश थी। इसमें डोमिनियन स्टेटस, मौलिक अधिकार और जॉइंट इलेक्टोरेट्स यानी संयुक्त चुनाव प्रणाली की बात की गई थी। इन सारी बहसों, विरोधों और रिपोर्टों का नतीजा निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिश भारत के इतिहास का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड और आखिरी बड़ा संवैधानिक कानून था, और यही कानून आगे चलकर हमारे अपने संविधान की बुनियाद बना। इस एक्ट की 3 सबसे बड़ी बातें थीं। पहली, इसने प्रांतों को पूरी ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता दे दी और वहां से द्वैध शासन खत्म कर दिया। लेकिन यही द्वैध शासन केंद्र में लाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही एक ऑल इंडिया फेडरेशन की भी बात हुई, जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें शामिल होतीं। हालांकि ये फेडरेशन कभी हकीकत नहीं बन पाया। तो इस तरह एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश से जो सफ़र 1774 साल पहले शुरू हुआ था, वो विरोध, सुधार और बातचीत के एक लंबे और घुमावदार रास्ते से गुजरकर आखिरकार 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर आकर खत्म हुआ। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। सुधार, बहस और समझौते की ये जो 174 साल की यात्रा है, ये आज भी भारत के गवर्नेंस, उसकी चुनौतियों और उसकी संरचना को किस तरह से प्रभावित कर रही है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।